हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल जीके विद एकेपी पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ICAR टेक्नीशियन T1 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम आप लोगों का होना है उसके लिए काफ़ी कम समय बचा हुआ है। इसलिए दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं अंतिम प्रहार, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे दोस्तों साइंस से जुड़े हुए उन चुनिंदा प्रश्नों को जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। दोस्तों आज ये इसका पार्ट 1 है। आज का दोस्तों मोटिवेशनल कोट्स है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसलिए दोस्तों हमें हताश होकर बिखरना नहीं बल्कि संघर्ष करके निखरना है, क्योंकि दोस्तों समस्याएं सबके सामने होती हैं। कोई समस्या से संघर्ष कर लेता है यानी कि लड़ जाता है, कोई क्या होता है दोस्तों समस्या को देख के पीछे हट जाता है। जो पीछे हट जाता है वो हार जाता है दोस्तों। इसलिए हमें हारना नहीं बल्कि जीतना है। आइए दोस्तों इसी के साथ हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। सिलिकॉन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, नोबेल गैस है? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? उपधातु। क्या होगा दोस्तों? उपधातु। दोस्तों जो सिलिकॉन होता है ये एक उपधातु होता है। दोस्तों क्या होता है? उपधातु। दोस्तों ये धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे उपधातु की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों दूसरी बात होती है सबसे खास इसकी, ये एक अर्धचालक होता है। क्या होता है? अर्धचालक। ये एक अर्धचालक होता है, ठीक है। सिलिकॉन जो होता है दोस्तों ये पृथ्वी पर, इसका साइन होता है SI, ठीक है। इसका पृथ्वी पर, पृथ्वी की परत में, पृथ्वी की परत में पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा तत्व होता है। सबसे मतलब अधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा, ठीक है। क्योंकि पहले नंबर पर क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन। पहला स्थान किसका है? ऑक्सीजन का है। दूसरे नंबर पर क्या होता है? सिलिकॉन होता है। भूपर्वटी में पाया जाने वाला दूसरे नंबर का तत्व कौन सा होता है दोस्तों? सिलिकॉन होता है। पहले नंबर पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। सिलिकॉन वैली दोस्तों, और सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग दोस्तों ट्रांजिस्टर जो चिप होती हैं दोस्तों, कंप्यूटर चिप्स इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके स्थान पे दोस्तों एक वैकल्पिक तौर पे किसका प्रयोग किया जाने लगा है काफ़ी मात्रा में? जर्मेनियम। जर्मेनियम का प्रयोग जो दोस्तों वैकल्पिक तौर पर जर्मेनियम का प्रयोग भी सिलिकॉन की तरह किया जाता है। सिलिकॉन की तरह किया जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, किया जाता है। ये भी क्या होता है? जर्मेनियम भी क्या होता है? ये भी एक अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। अर्धचालक होता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिलिकॉन वैली दोस्तों किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया
बेंगलुरु को। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है इसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, और नोबेल गैस कौन सी गैसें होती हैं दोस्तों? नोबेल गैसेज ये 18 नंबर के वर्ग में पाई जाने वाली गैसें, 18 नंबर के वर्ग में पाई जाने वाली गैसें दोस्तों क्या होती हैं? नोबेल गैसें होती हैं। जैसे जेनान है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है, ठीक है, आर्गन है। ये सभी कौन सी गैसें होती हैं दोस्तों? ये नोबेल गैसें होती हैं। नोबेल गैस को दोस्तों उत्कृष्ट गैस, ठीक है, उत्कृष्ट गैस हिंदी में कहते हैं, और इन्हें दुर्लभ गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये दोस्तों क्या होती हैं? ये ऐसी गैसें होती हैं दोस्तों जो क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अक्रिय गैसें, इसलिए इन्हें अक्रिय गैसों के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी है? फाइटोकाइनिन, एथिलीन, 2,4-D, जिबरेलिन। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा फाइटोकाइनिन। क्या होगा दोस्तों? फाइटोकाइनिन। फाइटोकाइनिन को ही इसे साइटोकाइनिन के नाम से भी जाना जाता है। साइटोकाइनिन, इसे साइटोकाइनिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका प्रयोग किस मतलब इसका उपयोग किस तरह होता है पौधों में दोस्तों? साइटोकाइनिन का बताइए किस प्रकार से ये पौधों के लिए उपयोगी होता है? साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन के लिए। ठीक है, प्रभाव कोशिका विभाजन, पौधों में कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा होता है? साइटोकाइनिन या फाइटोकाइनिन, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये क्लोरोफिल जो पौधों में जीर्णता होती है, जीर्णता को रोकता है, जीर्णता को रोकता है। इसके अतिरिक्त पौधों में जीर्णता को रोकता है दोस्तों। साथ ही साथ क्लोरोफिल जो होता है दोस्तों पत्तियों में, क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है। क्लोरोफिल को नष्ट होने से बचाता है साइटोकाइनिन। पौधों में जीर्णता को रोकता है। एग्जाम में पूछा गया दोस्तों पौधों में जीर्णता को रोकने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे साइटोकाइनिन। और साथ ही साथ क्लोरोफिल को नष्ट होने से भी बचाता है। और इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड और महत्वपूर्ण हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। एथिलीन जो होता है दोस्तों, एथिलीन, एथिलीन दोस्तों क्या थी? ये एक वाष्पशील गैस होती है दोस्तों, गैस होती है। हार्मोन के रूप में इसका प्रयोग सबसे पहले हार्मोन के रूप में इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1971 में किया गया था। ठीक है, किया गया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये फलों के पकने के लिए सहायक होती है। राइपनिंग हार्मोन, राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है एथिलीन को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फलों के पकने में ये सहायक होता है। और दोस्तों कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम रूप से, ये भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिडिलीन, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिडिलीन किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एसिडिलीन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जिससे आप लोग देखते होंगे मार्केट में जो कार्बाइड आता था, कार्बाइड जो होता है वो नमी से क्रिया करके दोस्तों एसिडिलीन ही बनाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और एथिलीन जो होता है दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब आम तोड़ते हैं दोस्तों, तो आम से एक लिक्विड टाइप में वाइटिश कलर का चिपचिपा पदार्थ निकलता है दोस्तों। वो जो होता है वो क्या होता है? एथिलीन ही होता है। उसमें काफ़ी मात्रा में क्या होती है दोस्तों? एथिलीन होती है। और एथिलीन जो होता है दोस्तों, ये फलों को गिरने से भी बचाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, फल फूल को गिरने से भी एथिलीन बचाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और फलों के पकने में भी सहायक होता है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए एसिडिलीन का प्रयोग किया जाता है, और नेचुरली जो फल पकता है दोस्तों एथिलीन के कारण पकता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। 2,4-D जो होती है दोस्तों, 2,4-D तो एक हर्बिसाइड है। 2,4-D जो है दोस्तों, ये क्या है? एक सिलेक्टिव हर्बिसाइड है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड है। इसका प्रयोग दोस्तों गेहूं धान में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। खरपतवार नाशी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये एक हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। ये एक हार्मोन की भांति भी कार्य करता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, करता है। इसका प्रयोग दोस्तों, इसका प्रयोग पुष्पन क्रिया के लिए, 0.1 ppm पार्ट पर मिलियन से 0.2 ppm के रूप में किया जाता है। ठीक है, मतलब पौधों में पुष्प बढ़ाने के लिए भी दोस्तों पार्ट पर मिलियन में, ppm में इसका प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये एक खरपतवार नाशी होता है, सिलेक्टिव दोस्तों। दूसरी बात, ये एक हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, पौधों में पुष्पन क्रिया को बढ़ाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि अधिक पुष्प निकालने के लिए भी इसका प्रयोग हार्मोन की भांति किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। जिब्रेलिन जो होता है दोस्तों, जिब्रेलिन के बारे में दोस्तों आप लोगों को पता होगा। ये क्या होता है दोस्तों? जिब्रेलिन कोशिका विभाजन के लिए, वृद्धि के लिए दोस्तों पौधों में वृद्धि के लिए जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है। जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, पौधों में वृद्धि के लिए जिब्रेलिन का प्रयोग किया जाता है, और ये बीज अंकुरण में भी सहायक होता है, और ये बीज अंकुरण में भी सहायक होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये आपके एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। ये क्या होता है? पौधों में वृद्धि के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ ये
जो बीज अंकुरण होती है, यानी कि जो सुषुप्तावस्था बीज में पाई जाती है, डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, रोएंटजन, मैडम क्यूरी और मैक्स प्लैंक। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, रोएंटजन ने एक्स रेस की खोज रोएंटजन ने की थी। मैडम क्यूरी ने, बताइए, मैडम क्यूरी रेडियो सक्रियता। मैडम क्यूरी ने, बताइए, किसकी खोज की थी? काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों आप लोग मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज, मैडम क्यूरी ने दोस्तों रेडियम की खोज की थी। वहीं पे मैक्स प्लैंक की बात करें दोस्तों, इन्होंने क्या दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लैंक ने। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी दोस्तों, आप लोगों को बताएगी। सापेक्षता का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये सभी एग्जाम में दोस्तों आपके अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को कराए गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुसार क्या होगा? दोस्तों जल का फार्मूला क्या होता है? H2O। यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है दोस्तों? 2 हैं। और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। वहीं पर ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों? ये होता है 16। और यहाँ पे दोस्तों कितने हाइड्रोजन हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, H2। तो क्या हो जाएगा? 2 × 1, 2 हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है। इसी प्रकार O अकेला है दोस्तों, इसका परमाणु भार कितना होता है? 16। तो ये हो जाएगा 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा 16। अब रेशियो दोस्तों पूछा गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रेशियो, तो ये हो जाएगा 2:16। 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16, यानी कि 1:8। इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, वहीं पे अगर परमाणु क्रमांक के आधार पर पूछ लेते हैं तो दोस्तों क्या हो जाता है? 2:1। तो हाइड्रोजन 2 थे, ऑक्सीजन 1 था, और यहाँ पे भार के अनुसार पूछा गया है, तो कितना होगा दोस्तों? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपी SSSC में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, निम्न में परमाणु सिद्धांत का जनक कौन है? अल्फ्रेड नोबेल, डाल्टन, अल्बर्ट टेलर, मार्कोनी। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत के जनक हैं डाल्टन। कौन है दोस्तों? डाल्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डाल्टन होगा। अल्फ्रेड नोबेल, इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट के जनक कौन है दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल। अल्बर्ट मेयर की बात की जाए, बताइए। अल्बर्ट टेलर
राडार की खोज दोस्तों अल्बर्ट टेलर ने की थी, राडार की। मार्कोनी की बात कर ली जाए तो दोस्तों रेडियो जो था, रेडियो व टेलीग्राफ, रेडियो टेलीग्राफ की खोज दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? मार्कोनी के द्वारा की गई थी। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में किसका प्रयोग बायोडीजल के रूप में किया जाता है? रतन जोत, करंज, नाग चंपा या उपरोक्त सभी? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। सभी का प्रयोग दोस्तों बायोडीजल के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त और क्या होता है दोस्तों? नीम, नीम का भी प्रयोग दोस्तों बायोडीजल के रूप में किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, नीम भी होती है, रतन जोत है, करंज है, नाग चंपा है और नीम के बीज का भी प्रयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है। रतन जोत जो होता है दोस्तों, रतन जोत, इसी को जेट्रोफा, रतन जोत को ही जेट्रोफा करकास इसका बॉटनिकल नेम होता है। ठीक है, जेट्रोफा करकास जो होता है इसका रतन जोत का बॉटनिकल नेम होता है। आप लोगों ने जेट्रोफा देखा होगा, रतन जोत मुश्किल से आप लोग देख पाए होंगे। तो यहाँ पे जेट्रोफा को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? जेट्रोफा करकास को ही रतन जोत कहा जाता है। करंज जो होता है दोस्तों, करंज बताइए, करंज का बॉटनिकल नेम क्या होता है? क्योंकि हो सकता है दोस्तों एग्जाम में इसका ये नाम ना देकर बॉटनिकल नेम ही दिया जाए, तो आप लोग बॉटनिकल नेम भी ध्यान रखिए। पोंडोमिया पिन्नेटा, पोंडोमिया पिन्नेटा के नाम से दोस्तों करंज को जाना जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पौधों के लिए पोषक तत्वों की संख्या कितनी? मतलब पौधों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं उनकी संख्या कितनी है बताइए। दोस्तों ये संख्या होती है 17। ठीक है, कितनी होती है दोस्तों? 17, जिसमें से मुख्य पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं? ये होते हैं दोस्तों 3, जिसमें N, P, K। ठीक है, संरचनात्मक तत्व कौन से होते हैं? संरचनात्मक, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। संरचनात्मक तत्व कौन से होते हैं? ये होते हैं दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं दोस्तों संरचनात्मक तत्व होते हैं। इनकी भी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 3 होती है। वहीं पे गौण पोषक तत्व जो होते हैं दोस्तों, सेकेंडरी गौण पोषक तत्व जो होते हैं, ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6, 6 3 9। ठीक है, और 9 इनकी संख्या हो गई 9। और शेष जो होते हैं दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व कितने हो जाएंगे दोस्तों? 9। 3 3 6 3 त्रिका 9, ये हो जाएंगे दोस्तों, सॉरी 8। 3 ये हो गए मुख्य पोषक तत्व। NPK संरचनात्मक तत्व कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, जो मतलब पौधों की संरचना में भाग लेते हैं। उसमें क्या क्या होता है दोस्तों? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जिसमें से कार्बन की मात्रा दोस्तों सर्वाधिक होती है। कार्बन की मात्रा जो होती है दोस्तों संरचनात्मक तत्व में सर्वाधिक होती है। और दूसरे नंबर पे क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन। और तीसरे नंबर पे होता है हाइड्रोजन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और गौण पोषक तत्व में कौन से होते हैं दोस्तों? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सूक्ष्म पोषक तत्व कितने बचे? 8। और इसमें से अंतिम जो पोषक तत्व था दोस्तों, सूक्ष्म पोषक तत्व अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं,
बोरान होता है दोस्तों, बोरान। बोरान के अलावा दोस्तों क्लोरीन होती है, कॉपर होता है, फेरस और मैग्नीज। फेरस हो गया, मैग्नीज हो गया, मॉलिब्डेनम, जिंक और ये लास्ट तत्व कौन सा दोस्तों, निकिल। निकल जो है ये अंतिम तत्व है जो पौधों के लिए आवश्यक होता है। अंतिम सूक्ष्म पोषक तत्व जो जोड़ा गया है वो कौन सा है दोस्तों, निकिल है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। मुख्य पोषक तत्व कितने हो गए, 3 हो गए। एनपीके संरचनात्मक, सीएचओ यानी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, जिसमें से कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है पौधों में, ये पौधों की संरचना में भाग लेने वाले तत्व होते हैं। गौण पोषक तत्व कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं, जिनकी काफ़ी कम मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती है, जिसमें बोरान है, क्लोरीन है, कॉपर है, मैग्नीज है, फेरस है, मॉलिब्डेनम है, जिंक है, निकल है, ठीक है। और अंतिम पोषक तत्व कौन सा दोस्तों खोजा गया है, निकल है, 17वें नंबर का, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा हार्मोन स्त्री से संबंधित नहीं है, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा एंड्रोजन। क्या होगा, एंड्रोजन। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। ये इसका सिक्रेशन दोस्तों कहाँ होता है, सिक्रेशन जो होता है इसका दोस्तों, सिक्रेशन जो होता है टेस्टिस से होता है। और ये पुरुषों में कहाँ पे होता है दोस्तों, इसका सिक्रेशन टेस्टिस से होता है। बाकी तीनों हार्मोन जो होते हैं दोस्तों, ये महिलाओं से संबंधित हैं, फीमेल, ठीक है। ये तीनों हार्मोन दोस्तों किससे संबंधित हैं, फीमेल से संबंधित हैं। इसमें अब हम बात कर लेते हैं बारी बारी से। एस्ट्रोजन जो होता है दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन, इसका उत्पादन दोस्तों कहाँ से होता है, इसका दोस्तों उत्पादन जो होता है ये अंडाशय से होता है, ओवरी से। इसका उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों, अंडाशय से होता है, ठीक है। और ये मतलब यौना आरंभ यानी कि किशोरावस्था से लेकर रजनोवृत्त यानी कि जब तक कि पीरियड दोस्तों आता है तब तक के ये हार्मोन, इस हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, यौना आरंभ से लेकर रजनोवृत्त तक की स्थिति तक इस हार्मोन का सिक्रेशन फीमेल में होता है। और बात कर ली जाए दोस्तों इसके अतिरिक्त दोस्तों कौन से होते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है दोस्तों, ये रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है कार्पस लुटियम, इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है दोस्तों, कार्पस लुटियम से होता है। और इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, ये गर्भाशय की ग्रीवा को क्या कर देता है, गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा करता है बच्चे के जन्म के समय। गर्भाशय की ग्रीवा को शिशु के जन्म के समय चौड़ा कर देता है, शिशु के जन्म के समय चौड़ा कर देता है रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। और बात कर लें हम यहाँ पे, और कौन सा दोस्तों बचा है, प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा बचा है, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में जानते हैं दोस्तों। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है इसका सिक्रेशन दोस्तों कहाँ से होता है, इसका भी सिक्रेशन कार्पस लुटियम, इसका भी सिक्रेशन कार्पस लुटियम से होता है प्रोजेस्टेरॉन का, ठीक है। और इसका जो कार्य जो होता है दोस्तों
इसका कार्य जो होता है गर्भाशय, सॉरी दोस्तों, गर्भाधारण, गर्भाधारण हेतु, गर्भाधारण हेतु आवश्यक लक्षणों का, आवश्यक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। इसका मतलब कार्य क्या होता है दोस्तों, गर्भाधारण के लिए जो आवश्यक लक्षण होते हैं उनको क्या करता है, ये प्रेरित करता है। विकास को, लक्षणों के लिए विकास को प्रेरित करता है। और यहाँ पे मैंने एंड्रोजन बता ही दिया। ये क्या होता है, मेल हार्मोन होता है, मेल हार्मोन। एंड्रोजन क्या होता है दोस्तों, ये मेल हार्मोन होता है। इसका सिक्रेशन कहाँ से होता है, टेस्टिस, टेस्टिस यानी कि वृषण, वृषण से इसका सिक्रेशन होता है यानी कि श्रावण। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है, टेस्टिस वृषण से निकलता है। और टेस्टिस वृषण की लेडिंग कोशिकाओं से, लेडिंग कोशिकाओं से, लेडिंग कोशिकाओं से। ठीक है, इसे पौरुष विकास हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, पौरुष विकास हार्मोन के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप लोग यहाँ पे बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, एंड्रोजन। ये पुरुष हार्मोन है, बाकी सभी स्त्री हार्मोन है। सिल्वेनाइट और पेट्रासाइट किसके अयस्क हैं? आप लोगों को बताना है दोस्तों, सिल्वेनाइट है और पेट्रासाइट जो हैं ये किसके अयस्क होते हैं, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी क्वेश्चन है। ये दोस्तों सोना किसके अयस्क हैं, सोना, जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है, AU। गोल्ड किसके अयस्क हैं दोस्तों, ये गोल्ड के अयस्क हैं। अब बताइए आप लोग कि चांदी के प्रमुख अयस्क कौन से होते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बताइए यहाँ पे। सिल्वर ग्लांस, चांदी के अयस्क जो होते हैं दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, चांदी के अयस्क कौन कौन से होते हैं दोस्तों, सिल्वर ग्लांस, सिल्वर ग्लांस होता है। ठीक है, और बताइए अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट ये होते हैं चांदी के अयस्क। सीसा का आप लोगों को तो पता ही होगा, जो एग्जाम में पूछा गया है, गैलेना और सैक्साइट, गैलेना और सैक्साइट किसके अयस्क हैं, सीसा के। लोहा के कई बार एग्जाम में पूछे गए, हेमेटाइट व मैग्नेटाइट। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गोबर गैस में कौन सी गैस प्रमुख दहनशील गैस होती है, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, गोबर गैस जो होती है दोस्तों, गोबर गैस। ठीक है, गोबर गैस में कौन सी प्रमुख दहनशील गैस होती है, गोबर गैस प्लांट में निकलने वाली, जो गोबर गैस प्लांट होता है दोस्तों, इससे निकलने वाली गैस कौन सी होती है प्रमुख, मीथेन। कौन सी गैस होती है, मीथेन। मीथेन जो होती है दोस्तों गोबर गैस में, ये 50 से 60% तक, कितनी होती है दोस्तों, 50 से 60% तक। इसमें CO2 की मात्रा जो होती है, CO2 30 से 40% तक होती है। ठीक है,
वहीं पे हाइड्रोजन की बात की जाए, हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों इसमें 6 से 10% तक पाया जाता है। और सबसे कम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नाइट्रोजन जो होता है इसकी मात्रा 1 से 2% मात्र होती है, 1 से 2%। ठीक है, गोबर गैस प्लांट से निकलने वाली गैस जो होती है प्रमुख, वो मीथेन होती है। दूसरे नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है। एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती हैं दोस्तों, ब्यूटेन व प्रोपेन। और सीएनजी में दोस्तों कौन सी गैस होती है, सीएनजी में मीथेन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो होती है, इसमें भी मीथेन होती है प्रमुख गैस। जो गैस का लाइटर होता है दोस्तों, सिगरेट लाइटर जो होता है दोस्तों सिगरेट जलाने के लिए, इसमें कौन सी गैस होती है, सिगरेट लाइटर में प्रमुख गैस ब्यूटेन। ठीक है, ये सभी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दलहनी फसलों में गांठ बनने के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। दोस्तों दलहनी फसलें जो होती हैं उसमें जो राइजोबियम की गांठ दोस्तों पाई जाती है, राइजोबियम जीवाणु की, उसके बनने में सहायक जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है वो कौन सा होता है, फेरस, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, मैग्नीज। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट। ठीक है, कौन सा होगा, कोबाल्ट होगा। फेरस की बात की जाए दोस्तों, फेरस ये किस प्रकार कार्य करता है, ये श्वसन में सहायक होता है, श्वसन व क्लोरोफिल के निर्माण में, क्लोरोफिल के निर्माण में। ठीक है, क्लोरोफिल के निर्माण में, श्वसन और क्लोरोफिल के निर्माण में, श्वसन को नियंत्रित करता है और क्लोरोफिल के निर्माण में ये सहायक होता है फेरस। मॉलिब्डेनम की बात की जाए तो मॉलिब्डेनम, बताइए मॉलिब्डेनम का कार्य क्या होता है, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों, मॉलिब्डेनम होता है। एग्जाम में आपके पूछा गया है। और मैग्नीज की बात की जाए दोस्तों, मैग्नीज का कार्य क्या होता है, एंजाइम सक्रियता बढ़ाता है। एंजाइम की सक्रियता जो होती है, एंजाइम को सक्रिय करने वाला हार्मोन कौन सा है, वो है मैग्नीज। एंजाइम सक्रियता बढ़ाता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और एक चीज़ बताइए, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, क्लोरोफिल ये जटिल कार्बनिक प्रोटीन होते हैं दोस्तों, जटिल कार्बनिक प्रोटीन। क्लोरोफिल क्या होता है, जटिल कार्बनिक प्रोटीन होता है। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। इसके अलावा एक तत्व होता है सूक्ष्म, ये मैग्नीशियम। क्या होता है दोस्तों, मैग्नीशियम, यानी कि गौण पोषक तत्व या सेकेंडरी जो न्यूट्रिएंट्स होता है कौन सा होता है इसमें, मैग्नीशियम। बाकी 3 संरचनात्मक तत्व होते हैं, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और क्लोरोफिल होता है क्या, जटिल कार्बनिक प्रोटीन। आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूध में पाई जाने वाली मिठास किसके कारण होती है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दूध जो होता है दोस्तों, मिल्क, उसमें पाई जाने वाली मिठास किसके कारण होती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैरोटीन, डाइस्टल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा होता है, लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में, जिसके कारण दूध में मिठास होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
प्रोटीन दोस्तों कौन कौन सी होती हैं? केसीन प्रोटीन होती है। ये केसीन प्रोटीन के कारण ही दोस्तों दूध का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। दूध का जो वाइट कलर होता है वो केसीन प्रोटीन के कारण होता है। एल्ब्यूमिन होती है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और केसीन। सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन प्रोटीन होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात कर लेते हैं कैरोटीन की दोस्तों। कैरोटीन का कार्य क्या होता है? कैरोटीन जो घी और दोस्तों घी व गाय का दूध का पीला रंग किसके कारण होता है दोस्तों? ये कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, वाइट रंग जो होता है केसिन के कारण होता है, पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों डाइस्टल क्या होता है? घी में जो खुशबू आती है दोस्तों, घी की खुशबू या महक के लिए उत्तरदायी क्या होता है? डाइस्टल होता है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। दूध का आपेक्षिक घनत्व, ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। लेकिन दोस्तों दूध में वसा की मात्रा के ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूटायरोमीटर। तो दोनों अलग अलग होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। दूध में वसा की मात्रा का पता लगाने के लिए ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध का सफ़ेद रंग केसिन प्रोटीन के कारण होता है। घी और गाय का दूध का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, दूध में पाए जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। और दोस्तों लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु जो कार्य करता है? स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। आप लोग ये भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस जो लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। और एक दूसरा होता है जीवाणु कोलाइफॉर्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, पोटेशियम नाइट्रेट। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? संगमरमर जो होता है दोस्तों, बताइए संगमरमर में कौन सा यौगिक जो होता है संगमरमर का एक प्रमुख घटक? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। प्रमुख घटक कौन सा होता है दोस्तों? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो मार्बल संगमरमर होता है दोस्तों, ये संगमरमर या मार्बल, संगमरमर या मार्बल जो होता है ये कैसी चट्टान होती है दोस्तों? ये रूपांतरित चट्टान होती है। रूपांतरित। कैसी चट्टान होती है दोस्तों? रूपांतरित चट्टान होती है। और इसका प्रमुख घटक कौन सा होता है? प्रमुख घटक होता है दोस्तों इसका
कैल्शियम कार्बोनेट। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, कैडमियम। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? कैडमियम। कैडमियम जो है ये एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। रेडियोधर्मी तत्व कौन से होते हैं दोस्तों, बताइए। रेडियोधर्मी तत्व के बारे में आप लोगों को बताना है कि रेडियोधर्मी तत्व कौन से होते हैं। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, ठीक है। और थोरियम के सर्वाधिक भंडार दोस्तों कहाँ पे मिलते हैं, ये भी बताइए। थोरियम के सर्वाधिक भंडार दोस्तों भारत में कहाँ पे मिलते हैं? थोरियम के सर्वाधिक भंडार दोस्तों केरल में। केरल में थोरियम के सर्वाधिक भंडार मिलते हैं। और किस मृदा में मिलते हैं दोस्तों? मोनोजाइट मृदा। किस मृदा में? मोनोजाइट मृदा में सर्वाधिक भंडार इसके मिलते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और ये भी एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों होता ये है, वे तत्व दोस्तों जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है, वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है, वे क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव। वे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। वे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं यूरेनियम की। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? यूरेनियम का परमाणु क्रमांक बताइए दोस्तों कितना होता है? 83। रेडियम का दोस्तों कितना होता है? रेडियम का परमाणु क्रमांक बताइए। 88। थोरियम का कितना होता है? 90। तो ये सभी जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों, यूरेनियम, रेडियम और थोरियम, ये सभी परमाणु क्रमांक 83 से अधिक हैं। 83 से अधिक हैं। और वहीं पे बात कर लेते हैं कैडमियम की। तो दोस्तों कैडमियम जो होता है, कैडमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए? कैडमियम का परमाणु क्रमांक 48 होता है, जो कि 83 से कम है। इसलिए दोस्तों जो कैडमियम होता है ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है। बाकी यूरेनियम, रेडियम, थोरियम ये सभी एक रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जिनका परमाणु क्रमांक 83 से अधिक होता है वो सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। थोरियम के सर्वाधिक भंडार मोनोजाइट मृदा में मिलते हैं, जो कि सर्वाधिक कहाँ पे है? केरल में है। और कुछ मात्रा में उड़ीसा और तमिलनाडु के तट पे भी इसके भंडार मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और परमाणु ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हमारे यहाँ थोरियम का ही किया जाता है परमाणु भट्टियों में। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? क्लोरोफार्म, आयोडोफार्म, इथाइल अल्कोहल और ईथर। आप लोग बताएंगे इसमें से राइट आंसर क्या होगा। ठोस बताना है, इसमें से ठोस कौन सा है? क्लोरोफार्म होगा, आयोडोफार्म होगा, इथाइल अल्कोहल होगा, या फिर बताइए। इसका राइट आंसर होगा आयोडोफार्म। क्या होगा दोस्तों? आयोडोफार्म। ये एक क्या होता है? ठोस होता है। और ये कैसा होता है? पीले रंग का क्रिस्टलीय। ये
पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, ठोस पदार्थ होता है, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। इसका प्रयोग दोस्तों किस में किया जाता है? इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। कीटनाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं क्लोरोफॉर्म की। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफॉर्म क्या होता है? ये एक निश्चेतक होता है। निश्चेतक यानी कि दोस्तों जो ऑपरेशन इत्यादि किया जाता है तो मतलब जो बेहोशी के लिए इंजेक्शन दिया जाता है दोस्तों, वो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म। ठीक है, यानी कि बेहोश करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है शल्य प्रक्रिया में, वो क्या कहलाता है? क्लोरोफॉर्म होता है दोस्तों। और नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है दोस्तों, NO2। इसका प्रयोग, ये भी एक निश्चेतक है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? जानवरों। निश्चेतक है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका प्रयोग खानों या कसाई खानों या स्लाटर हाउस जिसे कहते हैं आप लोग। ठीक है, जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, बूचड़खाना, कसाईखाना या स्लाटर हाउस। यहाँ पे दोस्तों जानवरों को क्या किया जाता है? वैसे भारत में दोस्तों ऐसा तो होता नहीं, लेकिन विदेशों में पहले जानवरों को क्या नाइट्रस ऑक्साइड देकर उन्हें बेहोश कर दिया जाता है, उसके बाद उनको काट दिया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और मनुष्यों के लिए जो बेहोशी के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरोफॉर्म को। और नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है। हंसाने वाली गैस के नाम से भी जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। इथाइल अल्कोहल का प्रयोग कहाँ पे दोस्तों किया जाता है? इथाइल अल्कोहल का प्रयोग वार्निश, पॉलिश, पेंट व दवाओं को बनाने में इथाइल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और ईथर का प्रयोग भी दवा बनाने में किया जाता है। ठीक है, ईथर का प्रयोग भी दवा बनाने में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है जीवाणु में, कवक में, शैवाल में, लाइकेन में। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जीवाणु। क्या होगा दोस्तों? जीवाणु होगा। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक का दोस्तों अभाव होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है दोस्तों? जीवाणु क्या होता है? प्रोकैरियोटिक क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है दोस्तों? केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है, और बाकी ये तीनों जो हैं दोस्तों, ये क्या हैं? यूकैरियोटिक। ठीक है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। जीवाणु में भी, कवक में भी और शैवाल में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, सेल्स होती हैं, उसमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। कवक, शैवाल और लाइकेन ये यूकैरियोटिक में आते हैं, इसलिए इसमें केंद्रक पाया जाता है।
जबकि जीवाणु जो होता है प्रोकैरियोटिक में होता है, इसलिए इसमें केंद्रक का अभाव होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, लीवेनहॉक या फिर विलियम हार्वे? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा रॉबर्ट हुक। दोस्तों कोशिका की बात की जाए या मृत कोशिका की? कोशिका या मृत कोशिका? मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। वहीं पे जीवित कोशिका की बात की जाए रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने कार्क के टुकड़े में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी, ठीक है। विलियम हार्वे, इनके बारे में बाद में बात करते हैं। लीवेनहॉक जो थे दोस्तों, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने की थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था बताइए दोस्तों। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने केंद्रक व प्लाज्मा झिल्ली की खोज की थी। केंद्रक व प्लाज्मा झिल्ली की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्सर्जन की कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, कॉर्टेक्स, मेडुला? दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये दोनों क्या हैं? किडनियां हैं। ये सेम के बीज की तरह होती हैं, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? किडनियां हैं। लेफ्ट और राइट दो किडनियां होती हैं, और इसमें जो ये संरचना पाई जाती है, ये वाली अनार के दाने की तरह दोस्तों, ये होती है पेल्विस, ठीक है। और ये जो बाहरी आवरण होता है, इसे क्या कहते हैं? मेडुला। बाहरी आवरण जो होता है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? मेडुला कहते हैं। और पेल्विस और मेडुला के बीच की जो संरचना होती है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, मेडुला और पेल्विस के बीच की संरचना जो होती है, ये कॉर्टेक्स होती है। बाहरी आवरण जो होता है, इसे मेडुला कहा जाता है, ठीक है। और वहीं पे बात कर लेते हैं ये हो गया कॉर्टेक्स, ये मेडुला हो गया, और ये पेल्विस हो गया। इसी में दोस्तों बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जैसे ये एक भाग है पेल्विस का, एक भाग में दोस्तों लगभग में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन पाए जाते हैं 1 मिलियन, यानी कि 10 लाख के करीब में, ठीक है। 10 लाख के करीब में, एक इस भाग में 10 लाख के करीब में नेफ्रॉन्स दोस्तों पाए जाते हैं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसकी सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है दोस्तों? नेफ्रॉन। इसी को उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखें, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये दोस्तों किडनी हो गई, और ये दोस्तों हैं ऊपर किडनी के ऊपर जो ये छोटी सी संरचना दिखाई दे रही है आपको दोस्तों, ये क्या है? एड्रिनल। कौन सी ग्लैंड है? एड्रिनल ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है दोस्तों? ये एड्रिनल ग्लैंड है। यही रक्तचाप को नियंत्रित करती है, ठीक है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्लैंड कौन सी होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है। आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्लैंड कौन सी होती है दोस्तों? ये एड्रिनल ग्लैंड होती है। और ये कहाँ पे पाई जाती है? किडनी के दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जीवन रक्षक हार्मोन का सिक्रेशन भी एड्रिनल ग्लैंड से होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये भी एग्जाम में पूछा गया, जीवन रक्षक हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से होता है। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम,
माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम। कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण दोस्तों कहाँ पे होता है, कोशिका में। कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पे होता है दोस्तों, राइबोसोम में होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस। इसमें ऊर्जा जो होती है किस रूप में स्टोर होती है, एटीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन या स्वान एंड स्वान, रॉबर्ट हुक, बेंडा या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन एंड स्वान। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, मृत कोशिका की खोज की थी। मृत कोशिका की खोज किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। बेंडा ने दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो था दोस्तों, ये किसके द्वारा दिया गया था, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द बेंडा के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत, स्लाइडेन एंड स्वान, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक, और माइटोकॉन्ड्रिया शब्द जो था ये किसके द्वारा कॉइन किया गया था, ये बेंडा के द्वारा कॉइन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हड्डियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, यानी कि अस्थि को अस्थि से कौन जोड़ता है, लिगामेंट, टेंडन या कार्टिलेज। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कार्टिलेज को दोस्तों उपास्थि के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में से उपास्थि। ठीक है, बताइए। इसे स्नायु, लिगामेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है क्या, लिगामेंट, और हड्डियों को मांसपेशियों से, हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का कार्य टेंडन करता है। ठीक है, उपास्थि कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, उपास्थि ये जो नाक, कान, मतलब जो कोमल अंग होते हैं दोस्तों, जैसे नाक है, कान है, ये जो मुड़ जाने वाली अस्थियां होती हैं, ये होती हैं मुड़ने वाली अस्थियों को ही कार्टिलेज या उपास्थि कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसा रक्त समूह जिसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, रक्त समूह ए, रक्त समूह बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ओ। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों रक्त में होता क्या है, एंटीबॉडी होती है और एंटीजन होता है। ठीक है, एंटीबॉडी दोस्तों पाई जाती है और एंटीजन होता है। ये मान लीजिए दोस्तों, इस तरह समझ लीजिए, ए रक्त, बी, ए बी और ओ। ठीक है, ये यहाँ पे एंटीजन है और इधर है एंटीबॉडी, इधर है एंटीजन और इधर है एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीजन ए जो होता है, रक्त समूह ए, इसका एंटीजन क्या होता है बताइए। इसका एंटीजन होता है ए और एंटीबॉडी इसमें कौन सी पाई जाती है, स्मॉल बी। ठीक है, इसमें बताइए बी होता है और इसमें एंटीबॉडी क्या होती है, स्मॉल ए। ए बी में
एंटीजन ए बी पाया जाता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होती है। इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं होती है। इसमें दोस्तों क्या होता है, ओ रक्त समूह ओ में दोस्तों बताइए, रक्त समूह में ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है ए बी। ठीक है, रक्त समूह ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होती है स्मॉल, और रक्त समूह बी में एंटीजन क्या होता है दोस्तों, बी होता है और एंटीबॉडी ए होती है। ए बी में क्या होता है, एंटीजन ए बी होता है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं होती है। और रक्त समूह जो ओ होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, लेकिन इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है। इसीलिए दोस्तों रक्त समूह ओ को, ओ में भी कौन सा, ओ माइनस को सर्वदाता, सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर के नाम से सर्वदाता समूह कहा जाता है। और ए बी प्लस को सर्वग्राही, सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रक्त समूह ओ में ओ माइनस को सर्वदाता और ए बी प्लस को सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ए बी में दोस्तों क्या होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, और ओ में क्या होता है, कोई एंटीजन नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसा रक्त समूह जिसमें कोई प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है। प्रतिरक्षी का मतलब होता है क्या, एंटीबॉडी। तो इसका राइट आंसर बताइए, किसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डाउन सिंड्रोम का संबंध किससे है, आप लोग बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जो गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़ी होते हैं, 23 जोड़े, 23 जोड़े जो होते हैं गुणसूत्र होते हैं, कायिक, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र, ये होते हैं दोस्तों 22 जोड़ी, और ये होते हैं दोस्तों 22 जोड़ी ये होते हैं, और ये होते हैं एक्स और एक्स होते हैं, ये होते हैं किसमें, फीमेल में, और एक्स और वाई किसमें होता है, ये होते हैं मेल में। ठीक है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है दोस्तों 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो 3 बार रिपीट हो जाता है। एक गुणसूत्र जो होता है दोस्तों, जैसे 22 जोड़ी तो ये था ही, मान लीजिए 21वीं जोड़ी वाला गुणसूत्र, जैसे 21वीं जोड़ी वाला गुणसूत्र कितनी बार आ जाए, ये 3 बार रिपीट हो जाए, इसी को कहते हैं दोस्तों ट्राइसोमी। ठीक है, इसमें कोई, इसी को मंगोलियन डिजीज़ के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो फेस होता है यानी खोपड़ी जो होती है दोस्तों, वो गोलाकार हो जाती है, गर्दन छोटी रह जाती है, और साथ ही साथ पुरुष में क्या पाई जाती है, नापुंसकता पाई जाती है। ठीक है, पुरुष में क्या पाई जाती है, नापुंसकता, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। नपुंसकता का कारण क्या होता है, 21वें गुणसूत्र में ट्राइसोमी, इसे मंगोलियन डिजीज़ कहते हैं। इसमें सिर जो होता है गोलाकार हो जाता है, गर्दन छोटी रह जाती है। ठीक है, शरीर का ठीक प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें देखते हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, बताइए। टर्नर सिंड्रोम काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, देखो दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम ये क्या होता है, इसमें लिंग जो गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र केवल एक ही उपस्थित होता है, केवल एक ही लिंग गुणसूत्र उपस्थित होता है। जैसे दोस्तों 44 + X। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मोनोसोमी के नाम से भी जाना जाता है, मोनोसोमी।
सोमी। इसमें क्या होता है दोस्तों, स्त्री नपुंसकता, स्त्री नपुंसकता का कारण क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, लिंग गुणसूत्र केवल दोस्तों एक ही होता है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी तरह दोस्तों आइए और कुछ महत्वपूर्ण चीज़, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। क्लाइन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें गुणसूत्र जो होते हैं दोस्तों, लिंग गुणसूत्र, इसमें लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, दो की जगह तीन हो जाते हैं, तीन हो जाते हैं। इसी को ट्राइसोमी भी कहते हैं, इसको ट्राइसोमी भी कहते हैं। जैसे इसमें 44 तो ये हो जाएंगे काइक वाले, साथ में XXY, इसमें 3 लिंग गुणसूत्र हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों, वही है दोस्तों जो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, सेम वही होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ट्राइसोमी। ठीक है, 21वें गुणसूत्र की जो ट्राइसोमी होती है ठीक वही होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और ये इसमें भी ट्राइसोमी होती है दोस्तों। और इसमें होता क्या है, लिंग गुणसूत्र जो होते हैं दो की जगह कितने हो जाते हैं दोस्तों, 3 हो जाते हैं। और ये किसके लिए जिम्मेदार होता है बताइए, ये जो होता है किसके लिए जिम्मेदार होता है, पुरुष नपुंसकता के लिए, पुरुष नपुंसकता के लिए ये जिम्मेदार होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या था दोस्तों, ये स्त्री नपुंसकता के लिए होता है, स्त्री नपुंसकता। ठीक है, स्त्रियों में बांझपन के लिए टर्नर सिंड्रोम, पुरुषों में बांझपन के लिए पुरुषों में जो नपुंसकता का कारण होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। पटराउ सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। तो डाउन सिंड्रोम का संबंध किससे, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हैं। वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, केवल आरएनए, केवल डीएनए, आरएनए अथवा डीएनए, आरएनए और डीएनए दोनों। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। वायरस में दोस्तों सिर्फ एक ही चीज़ पाई जाएगी, या तो आरएनए होगा दोस्तों या फिर डीएनए होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, आरएनए अथवा डीएनए दोनों कभी नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, या फिर इसमें क्या होगा, आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। और पौधों में जो होता है दोस्तों, पौधों में जो होता है, पौधों के जीन में जो होता है, पौधों में ज़्यादातर आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए। पौधों में जो रोग होते हैं, उनमें ज़्यादातर कौन सा पाया जाता है दोस्तों, उनके आनुवांशिक पदार्थ में वायरस के जो वायरस होता है दोस्तों, पौधों में जो वायरस लगता है उसमें जो आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है उसमें कौन सा होता है, ज़्यादातर आरएनए पाया जाता है। लेकिन दोस्तों जो एड्स है, एड्स इसे एचआईवी भी कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, HIV। इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें भी
आरएनए ही पाया जाता है, आरएनए। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, आरएनए ही पाया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हम बात कर लेते हैं तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, आरएनए अथवा डीएनए। एड्स हो गया, और इसके अतिरिक्त दोस्तों जो ये चल रहा है कोविड, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस में भी जो आनुवांशिक पदार्थ है, कोरोना वायरस में भी आरएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बाकी सब में क्या पाया जाता है, डीएनए। बाकी जो वायरस होते हैं उसमें क्या होता है, डीएनए होता है, लेकिन ज़्यादातर पौधों में जो रोग लगते हैं उनमें जो वायरस होता है उसमें दोस्तों आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, आरएनए होता है। एड्स और कोरोना वायरस में भी यही आनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए, और बाकी सब में क्या पाया जाता है, ज़्यादातर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था दोस्तों, वाटसन और क्रिक। पादप वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस, लिनियस, अरस्तु, वाटसन, क्रिक या फिर जोहेंसन। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कैरोलस, लिनियस। ठीक है, इन्हीं को दोस्तों क्या कहा जाता है, पादप वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। और इन्होंने दोस्तों द्विनाम पद्धति, द्विनाम पद्धति के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति, जो द्विनाम पद्धति दी थी जानवरों और मतलब पौधों के लिए बॉटिकल नेम, उनमें जो द्विनाम पद्धति अपनाई गई थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा जैसे लिखा होता है दोस्तों पाइजम सटाइवम, इसके आगे एल लगा होता है, तो एल दोस्तों इन्हीं का है, कैरोलस, लिनियस का एल। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो द्विनाम पद्धति या पादप वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, कैरोलस, लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु है। वाटसन डबल डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। और जोहेंसन ने जीन शब्द जो होता है दोस्तों, जीन शब्द कॉइन किया गया था किसके द्वारा, जोहेंसन के द्वारा। ठीक है, और 5 जगत वर्गीकरण जो था दोस्तों, 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है, वर्गीकरण R.H. विटेकर। 5 जगत वर्गीकरण था वो किसके द्वारा दिया गया था, R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया था। 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है बताइए, 5 जगत वर्गीकरण में क्या क्या होता है दोस्तों, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। ये जो वर्गीकरण किया था ये R.H. विटेकर ने किया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन सी विषाणु जनित बीमारी है, टिटनेस, पोलियो, टाइफाइड, निमोनिया। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। विषाणु जनित पूछा गया दोस्तों, कौन सी होगी, पोलियो। पोलियो दोस्तों एक विषाणु जनित बीमारी है। बाकी टिटनेस जो है ये जीवाणु जनित है, टाइफाइड, निमोनिया ये सभी जीवाणु जनित होते हैं। ठीक है, टिटनेस है, टाइफाइड है, निमोनिया है, ये सभी जीवाणु जनित होते हैं। पोलियो जो होता है ये एक वायरस जनित होता है। नेक्स्ट, पाइनस व साइकस किसका उदाहरण है। आप लोग बताएंगे थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
पाइनस और साइकस जो होते हैं दोस्तों, ये किसके हैं एग्जाम्पल? ये जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं दोस्तों? जिम्नो का मतलब होता है, जिम्नो का मतलब होता है नग्न, ठीक है। और स्पर्मा, स्पर्मा का मतलब होता है बीज, स्पर्मा, ठीक है। नग्न बीज, नग्न बीज किस में पाए जाते हैं? जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? बहुवर्षीय, बहुवर्षीय सदाबहार, बहुवर्षीय सदाबहार जो वृक्ष होते हैं दोस्तों, पौधे होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? ये जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें बीज जो होते हैं नग्न बीज पाए जाते हैं, और पाइनस तथा साइकस इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। थाइलोफाइटा के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों? इनकी जो संरचना होती है, सरल शारीरिक संरचना होती है किसकी? थाइलोफाइटा की शारीरिक संरचना, सरल शारीरिक संरचना किसकी पाई जाती है? थाइलोफाइटा की। थाइलोफाइटा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? शैवाल हैं, कवक हैं दोस्तों, और बैक्टीरिया, और ये सर्वव्यापी होते हैं, ठीक है। यानी कि संसार भर में सभी जगह पाए जाते हैं शैवाल, बैक्टीरिया, कवक। इनका उदाहरण जैसे है स्पायरोगायरा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा दोस्तों? स्पायरो गायरा जो है ये थाइलोफाइटा का एक अच्छा एग्जाम्पल है। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडोफाइटा की दोस्तों। ट्रेडोफाइटा में क्या होता है? ट्रेडोफाइटा जो होते हैं ये, इनमें फर्न है जैसे, इनमें संवहनीय ऊतक जो होता है दोस्तों पाया जाता है, और ब्रायोफाइटा जो होते हैं इसमें संवहनीय ऊतक नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसमें ब्रायोफाइटा में कौन कौन से होते हैं? जैसे मांस है, मार्केंसिया है, ये जो होते हैं ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। और इसके अंतर्गत जो होते हैं, इसमें जो है ट्रेडोफाइटा के अंतर्गत दोस्तों, ट्रेडोफाइटा में फर्न है, हॉर्स टेल, हॉर्स टेल है, मार्सिलिया है, क्या है? मार्सिलिया। इसमें क्या होता है? संवहनीय ऊतक उपस्थित होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके फर्न है, हॉर्स टेल है, मार्सिलिया है। और जो ब्रायोफाइटा होते हैं दोस्तों, ये उभयचर होते हैं, और इनमें संवहनीय ऊतक जो होता है वो अनुपस्थित होता है। इसके एग्जाम्पल जो हैं ब्रायोफाइटा के मांस और मार्केंसिया है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और जो ये जैसे आम है, अमरूद है, केला है दोस्तों, सॉरी आम, अमरूद, पपीता, ये किस में पाए जाते हैं? ये आवृत बीजी होते हैं, जिनके बीज क्या होते हैं दोस्तों? इनके बीज जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं, इसलिए इनको एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखा गया है। एंजियो का मतलब ही होता है ढका हुआ, ठीक है। एंजियो का मतलब क्या होता है? ढका हुआ। एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आम है, अमरूद है, पपीता है, ये इनमें सभी पुष्पीय और फलदार पौधे पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्न में कौन स्वापोषित है? तितली, शैवाल, मशरूम, टिड्डा। दोस्तों आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शैवाल। शैवाल जो होते हैं दोस्तों ये स्वापोषी होते हैं। बाकी तितली है, मशरूम है, टिड्डा है, ये सभी क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। क्योंकि मशरूम जो होता है दोस्तों ये सड़े गले पदार्थों पे उगता है, सड़े गले पदार्थों पर, ठीक है। उगता है मशरूम। मशरूम किसका एग्जाम्पल है? कवक का। ये क्या होता है? कवक होता है। मशरूम क्या होता है? एक कवक होता है, ठीक है। शैवाल, कवक और शैवाल से मिलकर दोस्तों क्या बनता है? कवक और कवक प्लस शैवाल, ये मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं? लाइकेन। ये मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकेन बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसमें कवक का कार्य क्या होता है दोस्तों? कवक जो होता है ये मिनरल्स, खनिज जो होते हैं, मिनरल्स, जल इत्यादि जो होता है ये शैवाल को उपलब्ध कराता है। शैवाल क्या होता है दोस्तों? ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके जो भोजन बनाता है, ये भोजन कवक को उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से इनका जीवन जो होता है दोस्तों कैसा होता है? सहजीवी जीवन, सहजीवी जीवन। कवक और शैवाल से मिलकर क्या बनता है? लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? ये सहजीवी जीवन अपना व्यतीत करते हैं कवक और शैवाल मिलकर, ठीक है। इसी को लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन जो होते हैं ये प्रदूषक
के सूचक होते हैं। ठीक है, जिन क्षेत्रों में सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब काफ़ी प्रदूषण होता है उन क्षेत्रों में ये सूखने लगते हैं, जिससे पता चल जाता है और इस प्रकार से ये इंडिकेटर का कार्य करते हैं। मकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? मर्मिकोलॉजी, एरिनियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, पेडोलॉजी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मकड़ी या मकड़ों का अध्ययन जो होता है इनका अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एरिनोलॉजी। मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? एरिनोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत क्या कहते हैं? त्वचा का अध्ययन। पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन। मर्मिकोलॉजी के अंतर्गत चींटियों का अध्ययन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डीपीटी जो टीका होता है किससे संबंधित नहीं है? पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पोलियो। पोलियो कैसा होता है? ये एक वायरस जनित बीमारी होती है। बाकी सभी क्या होती हैं दोस्तों? जीवाणु जनित होती हैं। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टूसिस, पर्टूसिस इसी को क्या कहते हैं? काली खांसी। और टी फॉर टेटनस। ठीक है, तो डीपीटी किसके लिए होता है? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस के लिए होता है। पर्टूसिस को ही काली खांसी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पोलियो के लिए नहीं होता है। पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है। डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस ये सभी बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। SO2 जो होता है वो मतलब SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक इसमें से कौन सा होता है? ब्रायोफाइटा, लाइकेन, टेरिडोफाइटा या शैवाल। अभी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, लाइकेन जो होते हैं ये SO2 इंडिकेटर का कार्य करते हैं। जिन क्षेत्रों में दोस्तों कार्य करते हैं, जिन क्षेत्रों में सल्फर की मात्रा वायु में काफ़ी बढ़ जाती है उन क्षेत्रों में दोस्तों लाइकेन होता है ये। तो लाइकेन क्या होता है दोस्तों? सूखने लगता है। ठीक है, इस प्रकार से ये इंडिकेट करता है कि इस क्षेत्र में दोस्तों सल्फर की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है वायु में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन 12 व 14, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235, आयोडीन 131। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम 238। यूरेनियम 238 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? सॉरी, हाँ ठीक है, यूरेनियम 238 का प्रयोग दोस्तों चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। कार्बन 12 और 14 का प्रयोग जीवाश्मों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यूरेनियम 235 इसका प्रयोग परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग दोस्तों जो होता है थायराइड कैंसर का पता लगाने के लिए और इसके उपचार में, कैंसर का पता लगाने व उपचार में किया जाता है। और बताइए कोबाल्ट 60 जो होता है ये दोस्तों रक्त कैंसर में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सोडियम होता है दोस्तों एक सोडियम 24 आता है। ये गैस लीकेज पाइपलाइनों में, जो पाइपलाइन होते हैं जिनके द्वारा गैस पहुंचाई जाती है, पाइपों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अति प्राचीन
चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए, आयु का पता लगाने के लिए देखो कामली, तो जो कामली इसका प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 238 का, लेकिन जो अति प्राचीन चट्टानें हैं इनकी आयु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम, नोट कर लीजिए आप लोग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग, ठीक है, डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग जो अति प्राचीन चट्टानें हैं उनकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं या पुरातात्विक होते हैं वो इसी का प्रयोग चट्टानों की, प्राचीन चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए, अति प्राचीन चट्टानों की आयु का पता लगाने के लिए पोटेशियम आर्गन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, से अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, यदि नए हो तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आगे भी हम आपको करंट अफेयर, साइंस और अन्य के अलग अलग पार्ट हम आप लोगों के समक्ष लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्तों, देखने के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।